आज का सभी का ये कक्षा सत्र जो हमारा है, इस सत्र में सभी का स्वागत है। और बड़ी अच्छी बात है कि 14 लोग जुड़ चुके हैं, और भी आएंगे। और शायद कल एक हम लोगों से ही, मेरे और स्वानंद भाई से ही थोड़ी गलती रही कि हम लोग समय पर आपको लिंक नहीं भेज पाए, तो उसके लिए थोड़ी क्षमा प्रार्थी हैं। और आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे कि आपको समय पर लिंक पहुंच जाए। तो थोड़ा लेट हो गए थे, बाकी चलो आज जैसा भी है, जो भी 15 लोग हैं, तो हम सब शुरू करते हैं। तो उस समय जब हमारी कक्षा हुई थी, उस समय हमारा एक विषय छूट गया था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय था, और वो विषय छूटा था हमसे। और वो विषय था पंचगव्य निर्माण, कि पंचगव्य का निर्माण किस तरह से आप करें, पंचगव्य किस प्रकार से बनाएं। और इसके लिए आपको कहीं कुछ भी कोई सामान विशेष, कोई मशीनरी जुटाने की जरूरत नहीं है। आसानी से आप उसे घर पर बना सकते हैं। तो इसमें पहले कि पंचगव्य क्या काम आता है, क्या उसका उपयोग है। तो देखो, शरीर में जब अम्ल की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, शरीर में अम्ल बहुत बढ़ जाता है, जिसे दूसरी भाषा में, साधारण भाषा में एसिडिटी कह सकते हैं। और दूसरा जिसको कि हम पीएच लेवल शरीर का भी कह सकते हैं, कि जो पीएच लेवल जो शरीर का बढ़ जाता है। तो साधारणतः जो पीएच लेवल है वो 7 तक होना चाहिए। 1 से लेके और 7 तक के बीच में अगर पीएच लेवल है तो अच्छा है। तो अगर वो जब ज़्यादा हो जाता है तो उस स्थिति में शरीर में बहुत सारे रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शरीर में वाघभट्ट जी लिखते हैं कि शरीर में जो पित्त है वो बहुत सारे रोगों को जन्म देता है। एसिड जो है वो बहुत सारे रोगों को जन्म देता है। जैसे आंत संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो पित्त से हो जाती हैं। पित्त बहुत अधिक बढ़ने पर शरीर पर चर्म रोग, भयानक रोग जो शरीर के हैं वो भी हो जाते हैं। तो चर्म रोगों की भी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो और जब वो पित्त ब्लड में जब घुल जाता है, जिसे रक्त पित्त कहा जाता है, तो उससे क्रोध आना, दूसरा डायबिटीज हो जाना, उसके बाद में ब्लॉकेज आ जाना, ब्लड का गाढ़ा हो जाना, जो मॉडर्न चिकित्सा पद्धति में इस तरह की जो बहुत छोटी छोटी सी बातें चलती हैं, वो सब चीज़ें। पर उन सब का जो मूल कारण है, वो मूल कारण है कि शरीर में पित्त का स्तर बढ़ जाना। और जब हमने चर्चा की थी पित्त की, उस समय तो हमने बताया था कि हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो सारी पित्त प्रधान ही चीज़ें हैं, और वो पित्त ही शरीर का बढ़ाती हैं। क्षारीय चीज़ें हमने अपने जीवन से लगभग निकाली हुई हैं, लगभग क्षारीय चीज़ें निकाल रखी है, और किसी भी क्षारीय चीज़ का हम उपयोग नहीं करते। यदि एसिड शरीर में है और उस समय यदि कोई भी हम अम्लीय लवणीय क्षारीय चीज़ जो यदि हम लेते हैं, क्षार अगर हम लेते हैं, तो निश्चित रूप से उस पित्त को न्यूट्रल कर देता है। वो क्षार न्यूट्रल अवस्था में ला देता है। तो हमारे शरीर में जो पित्त की मशीन है, जो 2400 घंटे पित्त बनाती रहती है, वो मशीन है हमारी पित्ताशय। और ऊपर से फिर एसिडिक चीज़ें ही हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो उससे बहुत मात्रा पित्त की बढ़ जाती है। तो दूसरी, परमात्मा ने हमारे शरीर में एक दूसरी मशीन भी दी है कि वो क्षार बनाएगी, और वो है हमारी मुंह में जो जीभ है, जीभ के आसपास में जो हमारे गाल हैं, इनमें छोटे छोटे से रंध्र पाए जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे से रंध्र हैं, ये क्षार बनाते हैं शरीर में। तो ये जो रंध्र हैं, इनसे क्षार बनता है जो लार के रूप में रहता है। तो उसको यदि लार हमारे शरीर में अच्छी बन रही है, हमारे मुंह में अच्छी लार बन रही है, और वो शरीर पर जाती है, तो जो हमारा पित्त है वो शांत रहेगा। अब लार बनाने के लिए भी बहुत सारे हैं कि हम किन चीज़ों का हम उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो जो भोजन जब भी हम करें तो उसको बहुत अच्छी तरह से चबा कर करें। चबा चबा कर यदि भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें लार मिक्स होगा, और वो लार पेट में जाएगी। और भोजन को यूँ रखा और घटाघट 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 खाते गए तो वो भोजन पचने लायक भी नहीं रहता। तो लार का मिश्रण करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बासी मुंह जो पानी पिया जाता है, जो हमने हमारी दिनचर्या में आपने सुना भी था, जो बासी मुंह पानी पिया जाता है, वो भी यही काम करता है कि कभी भी उसको कुल्ला करके फेंकना नहीं चाहिए। पहला जो पानी है,
या उसमें मुंह में पानी लें और पानी लेके और अच्छी तरह घुर घुर करें, जैसे हम कुल्ला करते हैं इस तरह से हम करें, और करके उस पानी को हम नीचे ही पी जाएं। उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि बहुत स्मेल है या कुछ इस तरह का, ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो वो जो रात भर में जो पित्त ने पित्त हमारा ऑर्गन है, उसने जो पित्ताशय ने जो सब पित्त बनाया, वो न्यूट्रल अवस्था में आ जाता है उससे। तो इस बात का ध्यान रखें। और फिर भी बहुत अति जब हो जाती है तो उस स्थिति में हमें कुछ मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है, कुछ दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है जो पित्त को शांत कर सके। तो पित्त को शांत करने की हमने आपको जो पहले दवाइयाँ बताई थी, उसमें से एक मूल जो इम्पोर्टेंट जो दवा बताई थी वो था गौ माता का देसी घी। वो बताया था कि पित्त शांत करने की बहुत अच्छी वो दवा है। छाछ भी पित्त शांत करने की अच्छी दवा है, लेकिन उसको में मौसम के हिसाब से ध्यान रखने की बात है। तो अब आज जो एक बहुत विशेष जो टॉपिक है कि जो जिससे एसिड बिल्कुल खत्म किया जा सकता है, और चाहे रोग कुछ भी हो, वात पित्त और कफ त्रिदोष नाशक जो है, जो सहमूल नष्ट करता है पित्त को, और सहमूल नष्ट करता है कफ के रोगों को, सहमूल नष्ट करता है वात के रोगों को, ऐसी एक जो दवा है आयुर्वेद में भी उसकी बहुत चर्चा की गई है। और पंचगव्य में भी बहुत इंपॉर्टेंट जो दवा है उसका नाम है पंचगव्य घृत। किस तरह से पंचगव्य घृत का निर्माण किया जाए, इसमें बहुत सारे आपको तरीके मिलेंगे। जितने ऋषियों को आप पढ़ेंगे, जितने लोगों को आप पढ़ेंगे, जितने भी लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे इसके तरीके निकाल रखे हैं। लेकिन शुद्ध सात्विक जो एक तरीका है और जो साधारण जो एक तरीका है, वो केवल एक है, और वो है कि आप पंचगव्य गाय के 5 गव्य ले लें और गाय के 5 गव्यों को बराबर मात्रा में मिक्स करना है। ध्यान क्या रखना है कि कभी भी एक साथ दूध और छाछ को एक साथ नहीं मिलाएं, दूध या दही को एक साथ नहीं मिलाएं, उनमें बीच में एक दूसरे गव्य का गैप जरूर देते हैं। इस बात का बनाते समय ध्यान रखें। दूसरा, इसमें क्या समस्या आती है कि लोग मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, जब आप भी इसके थोड़े जानकार होंगे और जब आप लोगों को ये सब बताना शुरू करेंगे तो बहुत लोगों के प्रश्न आएंगे आपके पास कि क्या हम गौमूत्र, क्योंकि घर में किसी के गाय है नहीं आज, तो वो सब गौशाला से जाते हैं और उनको सुबह बहुत जोर आता है सुबह सुबह नियमित रूप से गौशाला जाने में। तो वो क्या करते हैं कि साहब मैं गौमूत्र आज एक ही बार ले आऊँ, गोबर का रस मैं एक ही बार ले आऊँ। आप लोगों की मेरे हिसाब से एक समझ बन चुकी थी उस समय कि उसमें कभी भी सब चीज़ों की वैलिडिटी है, सब चीज़ों का एक समय निर्धारित है कि कौन सी चीज़ कितने समय के लिए उपयोगी है। तो ऐसा नहीं करना है, सब चीज़ें आपको ताज़ा लेनी है, उसमें सारी ही चीज़ों को ताज़ा का ही सेवन करना है। तो जैसे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 5 ml गौमूत्र लें, और वो गौमूत्र ताज़ा होना चाहिए। आप नोट भी करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। 5 ml गौमूत्र लें और 7 बार उसको सफ़ेद कपड़े से छाना हुआ लें। पहले 7 बार गौमूत्र को छान लें, और ये नियम देखो बार बार अपने को नहीं दोहराने चाहिए, पर फिर भी अगर आप अब ये दवा बना रहे हो तो मैं आपको याद दिला देती हूँ वापस कि आप धातु में भी जो धातु का जो है उसका उपयोग नहीं करेंगे, जैसे तांबा था, पीतल था, है ना, स्टील भी अवॉइड रखें। तो आपको जो धातु में जो लेना है, या तो पात्र जो है वो मिट्टी का लो, या फिर वो पात्र कांच का लो, या फिर वो पात्र आपका लकड़ी का होना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो उसी पात्र में गौमूत्र का कलेक्शन करें और पहले गौमूत्र को 7 बार छान दें सफ़ेद कपड़े से। कलर्ड कपड़ा आपको उपयोग में नहीं लेना है। 7 बार उसको छान दें। 7 बार छानने के बाद 5 ml गौमूत्र आप एक मिट्टी का पात्र लें, कटोरी जैसा मिट्टी की कटोरी ले सकते हैं, तो उसमें 5 ml गौमूत्र डाल दें नाप कर। बिल्कुल इसमें देखो नाप का बड़ा महत्व है, इसमें बिल्कुल भी मात्रा जो है इधर उधर नहीं होनी चाहिए। गौमूत्र आपने डाला, इसके बाद आप इसमें छाछ डाल दें। और अगर आपके पास छाछ शुद्ध उपलब्ध नहीं है कि आप बिलोना नहीं कर पाते हो लेफ्ट राइट करके, तो फिर मलाई युक्त दही लेना है आपको। इसमें मलाई हटा के दही नहीं लेना है, और मलाई युक्त दही लेना है, यानी जब दही ले रहे हैं तो मलाई को हटाओ मत, उसमें जितनी चम्मच में ऊपर से जो दही आ रहा है मलाई समेत उसको दही लेना है। खाली मलाई भी नहीं लेनी है, लेकिन दही को मलाई समेत उठाना है। वही 5 ml आपको दही लेना है।
और 5 ml दही लेकर आप गोमूत्र में डाल दो। गोमूत्र जिस कटोरी में रखा उसमें उसको डाल दो। ठीक है। इसके बाद में आपने 2 चीजें डाली हैं, गौमूत्र डाला है और दही डाला है। मैंने कहा था कि दही और दूध एक साथ नहीं डालना है। अब आप बीच में घी ले लें, और घी में मक्खन का उपयोग नहीं करना है आपको इसमें। कई लोग क्या करते हैं कि मक्खन भी तो घी है, नहीं, शुद्ध बिल्कुल तपाया हुआ जो घी जिसे हम घृत कहते हैं वो घी लें, और वो घी भी 5 ml, उसको भी नाप लें और नाप कर 5 ml घी भी आप उसमें डाल दें। इसके बाद में आप दूध भी ताजा ही निकला हुआ होना चाहिए, और ये प्रोसेस आप भोर में करें तो बहुत अच्छा है। सुबह सुबह बिल्कुल सूर्योदय के आसपास ही करें तो बहुत अच्छा है, जब सूरज लाल है। तो घी डाल दें, और लास्ट में एक जो चीज बची वो है गोबर का रस। वही 5 ml बराबर मात्रा में ताजा गोबर हो, और ताजा गोबर का रस निकालें। ताजा का मतलब है कि लगभग आधा 1 घंटा, इतना जो समय लग गया वो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि 5 घंटे पहले से आपने उसे लेके यूज कर रहे हैं। 5 घंटे से गोबर पड़ा हुआ था और गोबर लेने में भी आपको उसी नियम को फॉलो करना है कि गोबर को किसी पात्र में ऊपर ही कलेक्शन करना है, जमीन के अंदर उसे नहीं गिरने देना है। जो गोबर और जो गौमूत्र जमीन पे गिर जाते हैं वो केवल धरती माता के उपयोग के लिए ही होते हैं, हम सबके उपयोग के लिए नहीं होते हैं। वो धरती माता ही उपयोग में ले उनको। तो उसमें गोबर जो है वो ऊपर का ही कलेक्शन किया हुआ हो, और उसको भी सफेद कपड़े से निचोड़ कर उसका रस निकाल लें, और 5 ml रस हुआ। तो इस प्रकार से आपने सारी चीजें 5-5 ml लेकर एक कटोरी में डाल दी। अब आपको क्या करना है कि दूसरी एक कटोरी लेनी है, और उस कटोरी में या तो मिट्टी की ही दूसरी कटोरी लें, या आप अच्छे वाला स्टील जो है, जो बढ़िया स्टील जिसको हम 304 ग्रेड या 316 ग्रेड का स्टील कह सकते हैं, वो बढ़िया वाला अगर स्टील हो तो वो ले सकते हैं, अथवा मिट्टी की ही पात्र लें तो और भी अच्छा है। उसे आप गैस पर रखें, खाली को, दूसरा खाली पात्र लिया और उसे आपने गैस पर रखा, और गैस पर रख के जब वो गर्म हो जाए, कटोरी गर्म हो जाए, उस समय आपने वो 5 चीजें जहां मिलाई हैं वो 5 चीजें उस दूसरे गरम कटोरी में डाल दें, और गैस पे से कटोरी को हटा लें। एक बार मैं पुनः रिपीट करती हूँ इस बात को कि जब 5 चीजें आपने मिलाकर एक कटोरी में रख दी हैं, उसको मिक्स नहीं करना है, जैसे डाला वैसे ही रखा है, तो वो रखी हुई हैं। तुरंत जब ये पूरा काम कंप्लीट हो जाए, ये प्रोसेस 5 चीजें एक साथ आपके पास इकट्ठी हो जाएं, तब आप तुरंत एक दूसरी कटोरी लेंगे और उसको गैस पर रखेंगे, और गैस पर रखकर उस कटोरी को गरम करेंगे। इतना गरम करेंगे कि हम उसमें कोई चीज डालें तो वो गुनगुनी हो जाए। बिल्कुल लाल नहीं करें उस कटोरी को, और उसको गैस पे रख के कटोरी को गर्म किया, और फिर गैस से उस कटोरी को उतार लिया, तो वो गर्म ही रहेगी, कपड़े से पकड़ के उतार लो, और फिर आप उसमें वो 5 चीजें उड़ेल दो गर्म कटोरी में, और फिर चम्मच की सहायता से उसकी फेटिंग करो, अच्छे से फेंटो, उसको फेंटना है खूब अच्छी तरह। आप जब उसको बहुत अच्छी तरह फेंटेंगे तो गर्म कटोरी थी तो घी उसमें पूरी तरह से पिघल जाएगा, और जो दही है वो आपको महसूस ही नहीं होगा कि इसमें दही गोबर का रस भी डला हुआ है। मतलब वो चीज पूरी ना लिक्विड फॉर्म जैसी आ जाएगी आपके पास, कलर उसका लगभग ब्राउन सा रहेगा, और लिक्विड फॉर्म जैसी वो चीज बिल्कुल आपके पास आएगी। कम से कम आप उसे 7 से 10 मिनट तक उसकी अच्छी फेटिंग करें, खूब अच्छे से मिलाएं उसको, और जब वो मिलकर पूरी तरह से एक जीव हो जाए तो उसके बाद आप रोगी को ये पिला सकते हैं। तुरंत फेटिंग करते ही तुरंत आपको उसको पिलाना है रोगी को। तो ये पंचगव्य जो घृत है, ये असाध्य से असाध्य जो रोग कहे जाते हैं, ये मतलब ये समझ लो कि बिल्कुल अंतिम डोज है ये, कि जब कोई भी रोग आपसे किसी एक गव्य से ठीक नहीं हो पा रहा है, या आपको लग रहा है कि ये रोगी बहुत मुश्किल में है, ऐसे रोगी को नियमित रूप से और पंचगव्य का सेवन कराएं। चर्म रोगी
कैसा भी सोराइसिस का रोगी क्यों ना हो, निश्चित रूप से इससे ठीक होगा। कैंसर का रोगी भी बहुत आराम पाएगा, इसमें बहुत आराम हो जाएगा कैंसर के रोगी को भी। पंचगव्य उस व्यक्ति के लिए अमृत जैसा है। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वात, पित्त और कफ त्रिदोष नाशक है, तीनों दोषों को मिलाता है। पंचगव्य, पांचों गव्य मिलकर इतनी शक्ति है इनके पास कि शायद सृष्टि में इसके मुकाबले की कोई दूसरी चीज हो, अन्यथा इसके मुकाबले की कोई दूसरी औषधि नहीं है। सर्वश्रेष्ठ औषधि है, रामबाण जिसको हम कह सकते हैं, वो औषधि है। बाकी आपको बनाना बहुत नियम से है, इसमें नियमों का पालन जो करना है वो बहुत अच्छी तरह से करना है। तो ये जो पंचगव्य घृत हुआ, ये अब आपको देना किसे, तुरंत बनाते ही उसको खिलाना है। जब रोगी आपके सामने बैठा हो तभी आप इसका निर्माण करें। कभी भी किसी को भी ये जो दवा है ये बोतल पैक करके ना दें कि आप ये बोतल में पैक करके ले जाओ और आप उसको 1 घंटे बाद खिला देना, नहीं। अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि जो उठ के नहीं आ सकता, तो आप स्वयं को उसके घर जाना चाहिए, या उसके जो भी अटेंडेंट हैं आप उनको बहुत अच्छी तरह से समझा दो, एक बार उनसे उनके सामने आप बनाकर दिखा दो और फिर उनको कहो कि आप इस तरह से वहाँ पर बनाएंगे। और आजकल तो सब सुविधा है, वीडियो कॉलिंग वगैरह से आप उनसे चेक कर सकते हैं कि वो बिल्कुल उसे सही बना रहा है कि नहीं बना रहा है। यदि इसका निर्माण सही कर दिया पंचगव्य घृत का तो बहुत अच्छा है। तो ये नियमित बनेगा और नियमित ही आप उसको खिलाएंगे। 3 महीने रेगुलर ये खिलाने के बाद में 5 दिन का गैप दे देना चाहिए। जैसे असाध्य रोग है, चर्म रोग है, सोराइसिस जैसे भयंकर जो रोग हैं वो हैं, या कैंसर है, या किसी को टीबी है, तो इस तरह के जो रोगी हैं उन रोगियों को हमें ये दवा लंबे समय तक चलानी होती है। उस स्थिति में जब ये लंबे समय चलानी हो, उस स्थिति में 3 महीने देकर 7 दिन का एक बार गैप दे दो, और 7 दिन का गैप देने के बाद में पुनः इसे शुरू किया जा सकता है, दोबारा इसे शुरू किया जा सकता है। रेगुलरिटी, एक बार 3 महीने तक रेगुलर किसी भी औषधि का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं। और भोर के समय का भी देखो निर्धारण बहुत जरूरी है कि भोर के समय में ही आप ये इसका सेवन कराएं। जब सूरज लाल अवस्था में रहे तो इसका सेवन कराएं। पंचगव्य घृत सुबह और शाम को भी दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि शाम को नहीं दिया जा सकता, शाम को भी दिया जा सकता है, लेकिन वही सूर्य अस्त के आसपास उस समय देना चाहिए। सुबह और शाम दोनों टाइम पंचगव्य घृत भी दिया जा सकता है। छोटे बच्चों की मेधा शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी दवा है। बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप बना लो, 2-2 ml से भी बना सकते हो कि 2-2 ml सारी चीजें ली और छोटे बच्चों को खिलाना है तो वो खिलाओ। और भी अगर बच्चा 1 साल के अंदर का ही है तो उसे चटाने के लिए भी आप, ये है कि 2-2 ml से बना लो, 1-1 ml से बनता नहीं है। मैंने 1-2 बार बनाने का प्रयास किया है, बहुत कम पड़ जाता है। 2-2 ml से बना लो और जो बच्चा है उसको आप उसमें से आधा खिलाओ। 1 साल के अंतर्गत वाला जो बच्चा है उसमें से आधा उसको खिलाओ। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये पंचगव्य घृत इस तरह से आप बनाएंगे और पंचगव्य घृत को बनाकर इस प्रकार से आप उसका सेवन कराएंगे। अब क्या है कि कई लोग विचार करते हैं कि साहब पंचगव्य घृत दूसरे तरीके से भी बनता है, और वो दूसरे तरीके से जो पंचगव्य घृत बनता है उसका मतलब उसको स्टोर भी किया जा सकता है। तो वो थोड़ा अलग विधि है उसकी, मैं आपको वो भी विधि बता सकती हूँ कि अगर आप खाली पेशेंट नहीं है आपके पास और आप खाली बस उसको बच्चों को मेधा शक्ति के लिए, शारीरिक शक्ति के लिए, या आप खुद भी खाना चाहें कि मुझे नियमित पंचगव्य घृत खाना है और सुबह इतना समय हमारे पास नहीं होता है कि मैं उसको बनाऊं, तो इसको हम कैसे खा सकते हैं या हम कैसे इसको बना सकते हैं। तो उसके लिए जो पंचगव्य घी जो बनता है वो दूसरी विधि भी है, एक है। और तो वो कैसे है उसको भी आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। उसमें आपको क्या करना है कि 1 लीटर घी लेना है, बिलोने वाला देसी गाय का 1 लीटर घी लेना है, और उस 1 लीटर घी में आपको 10-10 ml 4 जो गव्य बच गए उनकी पोटेंसी देनी है। जैसे हम नशी का औषधि बना रहे थे उस समय, तो वैसे इसमें 10-10 ml की पोटेंसी देनी है। इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि पोटेंसी 15-15 ml की भी देते हैं, कुछ लोग 20-20 ml की पोटेंसी भी देते हैं। लेकिन 20 ml की जो पोटेंसी है, इससे ज़्यादा पोटेंसी नहीं देनी चाहिए। लेकिन जो 20 ml वाली पोटेंसी है उसमें खराब होने की संभावना बन जाती है उसकी।
तो पोटेंसी अगर अपने को देनी है, जैसे होम्योपैथिक दवाइयों में पोटेंसी चलती है, ठीक उसी प्रकार से जो हमें इसमें पोटेंसी में अगर हमें इसे पंचगव्य घृत तैयार करना है तो 10 ml की पोटेंसी बेस्ट है। तो 1 लीटर आपने घी लिया और उस 1 लीटर घी को आप गैस पर रख दें, ये मिट्टी के पात्र में डालकर, और बिल्कुल स्लो गैस रखें। और अगर उपलब्ध हो सके आपके यहाँ पर कि कंडे अगर आपके पास हैं तो कंडों की आग पर उस मटकी को रख दें। मटकी अगर आप उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप स्टील का भी पात्र ले सकते हैं, और वो स्टील का पात्र वही हो कि ग्रेड अच्छी होनी चाहिए उसकी। इस बात का जरूर आप ध्यान रखें कि उसका 304 का ग्रेड तो कम से कम भगोने का होना चाहिए। तो उसमें आपने घी डाला और उसको कंडे की आग पर रख दो, या गैस को बिल्कुल सिम करके रख दो। तो जब गैस को सिम करके आप उस पर रख देंगे तो उसमें धीरे धीरे करके वो भाप सा निकलने लगेगा घी में से, थोड़ा धुआं जैसा आपको लगेगा कि हाँ घी उबलने लग गया है, घी पूर्णतः गर्म हो गया है। उस स्थिति में आप एक बार गैस बंद करें, और गैस को बंद करके वही सबसे पहले आप उसमें डालेंगे दूध। सबसे पहले आप उसमें दूध डालें गाय का, और वो 10 ml, 1 लीटर आपने घी लिया तो आपको 10 ml घी लेना है उसमें। तो 10 ml दूध लेना है, और 10 ml दूध को छना हुआ होना चाहिए, और उसे धीरे धीरे करके गर्म घी में छोड़ना है। इस बात का पूरी सतर्कता से बनाएं, एकदम से उसमें नहीं छोड़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे कोनों पर, भगोने के कोने पर छोड़ना है, वरना ठंडा दूध उसमें डलते ही वो एकदम से पूरा घी निकल जाएगा। और दूसरा, एक उसका ढक्कन हमें साथ रखना है कि अगर घी उछटने लगता है, उसमें से चट करके निकलने लगता है, तो तुरंत उस पर एक प्लेट हम ढक दें। तो उस स्थिति में सबसे पहले आपने उसमें डाला दूध। अब वो दूध जब डल गया तो धीरे धीरे उसे आप बॉईल होने दो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि दूध का जलीय अंश खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि घी जो है बिल्कुल शांत अवस्था में आ जाएगा, और बिल्कुल उसकी चट करने की जो आवाज थी वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद में आप दूसरा गव्य डालेंगे गोबर का रस। वही 10 ml लेंगे, और 10 ml गोबर का रस सफेद कपड़े से निकालकर, ताजा ही गोबर होना चाहिए, सफेद कपड़े से निकालकर उसमें आप छोड़ देंगे। और फिर उसे भी गर्म होने दें, आराम से स्लो आग पर उसे गर्म होने दें। और जब वो गर्म हो जाए अच्छी तरह से, और चट की आवाज आना उसमें से बंद हो जाए, अर्थात गोबर का जो रस था उसका भी जलीय अंश पूर्णतः खत्म हो जाए उसमें से, घी में से, तब आप उसमें तीसरे गव्य की पोटेंसी देंगे। और तीसरा गव्य हमारा है छाछ। वही 10 ml छाछ लिया, और 10 ml छाछ लेकर उसकी पोटेंसी उसमें छोड़ देंगे। और छोड़ने के बाद में उसे फिर स्लो गैस पर गर्म करते रहेंगे। धीरे धीरे आप उसे चला भी सकते हैं, चलाते रहें। धीरे धीरे वो वही स्थिति आएगी कि उसका भी छाछ का जो जलीय अंश है वह भी लगभग पूर्णतः खत्म हो गया। जब वह पूर्णतः छाछ का अंश खत्म हो जाए उसमें, अब उसके बाद में हमारे पास एक जो लास्ट जो गव्य बचा, वो क्या बचा, कोई बताएगा? हमने गोबर का रस डाल दिया, गौमूत्र, हाँ। फिर बचा गौमूत्र। गौमूत्र को सबसे आखिरी में डालेंगे, और वही आपने गौमूत्र लिया कितना, 10 ml। 10 ml गौमूत्र लेकर आप उसमें डालेंगे, और फिर आप उस घी को स्लो आग पर धीरे धीरे पकने दें, बहुत अच्छी तरह पकने दें। एक इतनी अच्छी खुशबू आने लगेगी कि आपके पूरे घर में एक महक फैल जाएगी, बहुत अच्छी महक आने लग जाएगी। मतलब जिसको नहीं पता होगा वो आपसे पूछेगा कि क्या बना रहे हो, कुछ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो एक बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। और कुछ आपको पेंदे में अगर स्टील का भगोना है तो आपको स्पष्ट दिखेगा, मिट्टी में स्पष्ट नहीं दिखता है, लेकिन यदि भगोना स्टील का आपने लिया तो उसमें आपको नीचे दिखेगा कि कुछ काला काला पार्ट नीचे जमा हो गया है, और घी बिल्कुल निथर के ऊपर आ गया है। उस स्थिति में आप बिल्कुल गैस को बंद कर दें, और गैस बंद करके उस भगोने को गैस पर ही रखा रहने दें, ठंडा होने दें, उसे इंतजार करें आप उसका ठंडा होने का। और जब वो ठंडा हो जाए तब आप उसे सफेद कपड़ा लें, और सफेद कपड़े की 7 परत बना दें। जैसे हम रुमाल को तय करके रखते हैं ना,
ऐसे 7 परत बना दें, 7 तह बना दें और 7 तह बनाकर हम उसको छान लें सफेद कपड़े से, कांच के पात्र में छान लें। चीनी मिट्टी के पात्र में छान सकते हो, कांच के पात्र में छान सकते हो, मिट्टी के पात्र में छान सकते हो, और उसे छान लें और छानकर आप उसे कांच के या चीनी मिट्टी के डब्बे में ही पैक करके रख सकते हैं। ये भी आपका पंचगव्य घृत ही है। अब इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं कि सुबह के समय 1 गिलास गर्म पानी लें। जो बहुत से जिन लोगों को बहुत सारी तकलीफ हैं, जैसे वात की तकलीफ है या कफ की तकलीफ है, वो तेज गर्म पानी लें। इस बात को आप नोट कर लें कि जिसको वात की तकलीफ है, कफ की तकलीफ है, उसे तेज गर्म पानी लेना है और उसमें 2 चम्मच घी मिलाना है और 2 चम्मच घी मिलाकर उसे घूट घूट करके पीना है, घूट घूट करके पीना है। और पित्त की प्रॉब्लम से, जैसे चर्म रोग बहुत ज्यादा हो रखा है उसको, या आंतों के रोग बहुत ज्यादा हो रखे हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ज्यादा है, तो उस स्थिति में आपको गुनगुना लेना है, तेज गर्म नहीं लेना है। उस समय पानी जो है वो कैसा लेना है, गुनगुना लेना है कि घी बस उसमें मिक्स हो जाए। तो वो गुनगुना पानी का 1 गिलास लें और उसमें 2 चम्मच डालें और घूट घूट करके उसको पिएं। बच्चों को पिलाना है, आपको मेधा शक्ति के लिए बच्चों को पिलाना है, तो उस स्थिति में अगर बहुत छोटा बच्चा है तो मतलब जैसे 2 साल का ही 2 साल का ही बच्चा है, तो उसे आप दूध भी सुबह देते हैं, तो उस दूध के साथ, वैसे बच्चों को जब रोटी खाने लग जाए तो दूध सुबह का बंद कर देना चाहिए उसका, लेकिन अगर छोटा बच्चा है, रोटी भोजन ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, तो उस स्थिति में आप उनको क्या कर सकते हैं कि एक कप या आधा कप दूध लिया गाय माता का, और उसमें उसकी उम्र के हिसाब से, देखो 1 साल का ही बच्चा है तो आप केवल उसमें 1 ड्रॉप डालें, और उससे ज़्यादा का बच्चा है तो आप उसको 10 ड्रॉप तक दे सकते हैं, छोटे छोटे 10 ड्रॉप तक उसमें मिक्स करके मिला के और उस बच्चे को पिला दो। बहुत 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 अच्छा रहेगा ये उसके लिए। और आपको पीना है तो आराम से 2 चम्मच, जो चाय वाली जो चम्मच है उसको आप 2 चम्मच डालकर आप पी सकते हैं। किसी रोगी को भी देना है तो आप 2 चम्मच उसे दे सकते हैं। तो ये पंचगव्य घृत सुबह, और रात्रि को जो पंचगव्य घृत लेना है वो दूध के समय ले सकते हैं। जब आप दूध पी रहे हैं तो दूध में उन्हीं बातों का आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है। पित्त के रोगियों को तेज गर्म दूध नहीं पीना है, उनको गुनगुना दूध लेना है। वात और कफ के जो रोगी हैं उनको तेज गर्म दूध चलेगा, और उसमें 2 चम्मच कोई पंचगव्य घृत मिलाकर उसका सेवन कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं। और बच्चों को आप रोटी पर लगाकर भी खिला सकते हैं। जैसे कोई 3 साल का बच्चा है, आप उसे रोटी पर लगाकर भी पंचगव्य घृत दे सकते हैं। उसका चूरमा बनाकर भी पंचगव्य घृत दिया जा सकता है। और जो हृदय के जो रोगी हैं इसमें, उनके लिए आप एक और उपाय भी कर सकते हैं कि जब पंचगव्य घृत बनकर तैयार हो जाए उसके बाद में आप उसमें अर्जुन छाल का पाउडर मिक्स कर सकते हैं और उसका पेस्ट बनाकर भी उसे खिला सकते हैं। अर्जुन छाल का पाउडर, अब उसकी मात्रा क्या रहेगी कि 1 चम्मच आपने पंचगव्य घृत लिया तो उसमें आधा चम्मच अर्जुन छाल मिलाओ और उसका पेस्ट बना दो और वह पेस्ट आप उसको खिलाओ। ब्लड को बहुत जल्दी पतला करेगा, ब्लड को पतला करने की बहुत अच्छी दवा बन जाएगी। और जिसको बीपी की समस्या बहुत रहती है उसके लिए बहुत फायदेमंद ये दवा रहेगी। इस तरह से भी किया जा सकता है। दूध में भी शाम को ऐसा किया जा सकता है कि 2 चम्मच आपने पंचगव्य घृत डाला, 1 गिलास दूध, 2 चम्मच पंचगव्य घृत और उसमें आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर, ये मिक्स करके भी एक साथ पिया जा सकता है। तो इस तरह से आप पंचगव्य घृत का बिना किसी मशीन के, बिना किसी दूसरी चीज़ों के सहारे के बिना भी आप घर में पंचगव्य घृत बना सकते हैं।
बाकी बनाएं, उसके कलर को और उसको पूरा ध्यान रखें। पंचगव्य घृत आपका सही बना कि नहीं बना, उसकी सही पहचान क्या होगी कि आप 5 दिन के लिए उसे जब बंद करके रख देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बदबू नहीं आनी चाहिए। घृत में जो आपने पंचगव्य ताजा बनाया है उसमें तो आएगी, 5 दिन के बाद वो खराब हो जाएगा। लेकिन जो पंचगव्य घृत बना है 5 दिन में आप उसको चेक कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार की स्मेल, जैसी प्रथम दिन जो उसमें गंध थी वैसी ही गंध रहेगी, उस गंध में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और यदि उसमें स्मेल जैसी स्थिति हो जाती है, गंध दुर्गंध जैसी थोड़ी स्थिति होती है, तो आप निश्चित रूप से इस बात को समझ लें कि कहीं ना कहीं आपने बनाने में कुछ गलती की है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, ये बात समझ लें थोड़ा अच्छी तरह से। और उसके कुछ आप बनाए और उस समय आपको कुछ समस्या आ रही तो उसका वीडियो बनाकर भी आप मुझे डाल सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे करके बनाया है, और आप इसको चेक करके एक बार बताएं। तो उसके कलर से भी हमें पता चलता है कि ये कलर सही है कि नहीं है, कैसा बना है। तो इस पर आप पूरा ध्यान दे सकते हैं। बच्चों के लिए भी आप ये बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं, रोगियों के लिए बनाएं। ये अमृत जैसी दवा है, रामबाण औषधि है पंचगव्य में। अब मेरे हिसाब से 20 मिनट बाकी हैं और आपके जो उन 7 दिनों का कोई भी क्वेरीज जो हैं वो आप पूछ सकते हैं। आपने क्या इसमें काम किया और आगे अब आपकी क्या भावना बन रही है, आगे आप कुछ और सीखना चाहते हैं। तो सभी लोग अगर एक बार 2-2 मिनट अगर बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि क्या आपकी भावना बन रही है। वैसे आप लोगों के फीडबैक्स आए हैं हमारे पास, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। ये सब हमारे पास आपका रिकॉर्ड पे रहेगा। और दूसरा जो सहभागिता प्रमाण पत्र जो था वो भी लगभग कुछ लोगों को इशू हो गया है। जिनको नहीं हुआ है वो ग्रुप पर डालते रहें, स्वानंद भाई बिल्कुल एक्टिव हैं उस काम के लिए, वो आपको भेजते रहेंगे। जिसको भी समस्या है वो स्वानंद भाई से इस बारे में बात कर सकता है। आपकी मेल पर है या व्हाट्सएप पे, आप जैसे भी डलवाना चाहते हैं वो डलवा लें। और आप अगली बार जो हमारा इसका जो टॉपिक रहेगा, अगले संडे जो हमारा टॉपिक रहेगा इस क्लास के लिए, तो वो टॉपिक हम रखेंगे चर्म रोग पर। क्योंकि इस वक्त बारिश का मौसम है और इसमें इतने सारे चर्म रोगी आ रहे हैं, बहुत परेशान हैं। तो आप घर में ही चर्म रोगों की दवा किस प्रकार से बना सकते हैं और किस प्रकार से चर्म रोगियों को आप ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारा ये अगला जो विषय है वो रहेगा। और अभी हम वो एक 7 दिन वाली क्लास जो है वो वापस एक शुरू कर रहे हैं। और स्वानंद भाई का तो जो विचार था वो ये था कि क्लास को 10 दिन किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक छूट जाते हैं, समेटना पड़ता है। तो वापस एक क्लास हम शुरू कर रहे हैं। आप लोग भी प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें आप जोड़ पाएँ, और जितने ज़्यादा लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन आप इसमें करा पाएँ। तो हम लोग 1 तारीख से 1 अगस्त से उस क्लास को वापस शुरू करने की बात की है। तो 1 तारीख से हमारी वापस वो क्लास रहेगी। इसके लिए आप सब लोग कितनी मेहनत कर पाते हैं वो दिखना चाहिए हमको। तो चलो, अब जो भी आपकी क्वेरीज हैं तो एक एक बारी बारी से आप लोग पूछ सकते हैं। जी, हरिओम। मैम, मौसम के हिसाब से मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जैसे आज बहुत सारे लोगों को सर दर्द होता है, बदन दर्द, आंखें जलने लगती है, फीवर, बुखार जैसा फील होता है। लोग चाहते थे कि कोरोना ये सब तो प्रॉब्लम नहीं आ गया हमारे साथ। तो वैसी स्थिति में अगर घर में बच्चों को बड़ों को सभी के लिए कोई इंस्टेंटली जो बोलते हैं ना फीवर का मेडिसिन नहीं खाकर हम अपने पंचगव्य में से क्या चीज़ दे सकते जो घर में अवेलेबल है, जैसे आप बोले। हाँ, देखो ये जो समय चल रहा है ना, जो बरसात का जो समय चलता है, ये वात का समय है। बदन दुखना, पैर दुखना, सिर दुखना, इनमें ये वात क्या है, ब्लड में घुलता है और ब्लड में घुलकर ये उपद्रव करता है। तो वात प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। दर्द वाली जितनी भी सब सिम्टम्स हैं ये उसमें रहेंगे। आंखों का जलना, ये सब प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा वात। तो इसमें वात में हमने आपको बताया था कि आप इसमें तली हुई चीज़ें जैसे पकोड़े हैं वो ज़्यादा खाएं, तिल का तेल है उसका सेवन ज़्यादा करें, घी है उसका सेवन ज़्यादा करें, और मिर्च मसाले जो अच्छे, गरम मसाले वगैरह जो अच्छे हैं उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अब एक इस मौसम में बिल्कुल आम खाना बंद कर दें।
जो आम का जो मौसम था वो जो पूर्णिमा चले गए हैं, इस पूर्णिमा के बाद आम नहीं खाना चाहिए। निश्चित रूप से आप ये देख लो कि जिस दिन आपने अब आम खा के देख लो, आपने आम खाया और आम खाने के बाद में आपको 2 घंटे बाद ही प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। आपको कहीं दर्द हो रहा है, अजीब सा महसूस हो रहा है, या उल्टी जैसा हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। तो अब ये जो मौसम है ये आम खाने का मौसम नहीं है। और इसमें भी हम क्या है, आम खाना छोड़ते नहीं है, खाते रहते हैं। तो आम बिल्कुल इस मौसम में अब बंद कर दो। अभी वो जो पूनम गए हैं उसके बाद आम नहीं खाना चाहिए। और एक है कि हल्दी का पानी, बारिश के मौसम के लिए हल्दी का पानी, जब भी आप पानी पी रहे हैं तो तुलसी बॉयल करके पानी पिएं, हल्दी का पानी पिएं। तो उससे क्या है कि गला नहीं में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब सबसे पहले इस समय जो बुखार आएगा तो उसमें आंखें जलना एक सिम्टम होगा, और दूसरा सिम्टम होगा कि आपको गला पकड़ेगा। सबसे पहले गले से आपको पता चलेगा। तो आपने यदि गला थोड़ा सा भी खराब हुआ और आपने तुरंत उसका ट्रीटमेंट कर दिया, क्योंकि ये जो भी वायरस होते हैं वो सबसे पहले अटैक गले पर करते हैं, और बारिश के मौसम में वायरस जनित बीमारियां ही ज़्यादा होती हैं। तो ये गले पर अटैक करेगा, और जो गले पर जब अटैक करता है तो इसको गले का ट्रीटमेंट आप तुरंत करो। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हल्दी हमारे पास है, हल्दी का पानी पियो, गर्म पानी पी लो, और नमक के सेंधा नमक डाल के गरारे कर लो, ये उससे भी फायदा मिलेगा। और जो हमारा पुष्टिकर पेय है वो अगर आप घर में रखते हैं और आपने उसका सेवन अगर रोज कर लेते हैं बारिश के मौसम में, तो कभी भी बुखार आने की संभावना पूर्णतः खत्म हो जाती है। आप बारिश में भीग भी जाएंगे ना, और आपने भीगने के बाद में भी आपको लग रहा है कि बहुत थकावट लग रही है, तो उसमें भी अगर आप पी लेंगे पुष्टिकर पेय को, तो उसमें क्या है, 2-3 औषधियाँ इस तरह की हमने डाली हुई हैं, तो वो सब पीएंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। गौमूत्र जो है वो भी गले को बहुत ठीक कर देता है, तो वायरस के लिए गौमूत्र भी बहुत अच्छी दवा है। तो सुबह सुबह गौमूत्र भी पी लें। अर्क आप घर में मंगवा के रख लो, और अर्क में भी अगर तुलसी अर्क आप लेते हैं तो बहुत अच्छा है इस मौसम। जी मैम, आपकी साइट पे मैंने देखा है गौतीर्थ वटी भी है, तो सर्दी खांसी और बुखार के लिए है। हाँ, तो फिर वो भी गौमूत्र की ही बनी होती है। हमारे पास जितनी भी वटी हैं सभी वटी गौमूत्र से ही बनी हुई होती हैं, दूसरा कुछ नहीं होता उसमें। कुछ पाउडर हम जरूर डाल देते हैं कि बीपी के लिए अर्जुन का पाउडर डाल दिया, डायबिटीज के लिए सप्तरंगी का पाउडर डाल दिया, थायराइड के लिए तुलसी का पाउडर डाल दिया, है ना। तो ये कुछ पाउडर उसमें मिक्स कर देते हैं। बाकी घनवटी भी जो हमारी है वटी बनी हुई होती है। तो यदि आप अर्क और घनवटी साथ लेते हैं तो 100% पी रहे हैं बस। जी, तो मैं बहुत सारे जो आउट ऑफ स्टॉक है वो भी मिल जाएंगे क्या अगर हम ऑर्डर डालें तो? हाँ, सब चीज़ें मिलती हैं। मैंने आपको बताया था ना कि आपको जो सामान आपको जितना भी आपको कुछ चाहिए होता है तो आप एक बार मुझे व्हाट्सअप कर दें पहले, है ना। आप मुझे व्हाट्सअप पर कर दें कि दीदी मुझे ये सामान चाहिए, तो आप क्या हमें ये भेज सकते हैं, तो मैं आपको उसमें से जो भी अवेलेबल रहेगा उसके लिए मैं बताऊंगी। और जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं मिलेगी तो मैं उसका भी रास्ता आपको बता दूंगी कि ये चीज़ कहाँ से आपको लेनी चाहिए। जी। और कोई? और किसी का कोई प्रश्न? हेलो मैडम। हाँ जी, हरिओम। ये लास्ट डे का वो आज आ जाएगा क्या? हाँ, आज आ जाएगा। उसमें क्या, हाँ मैं आपको बताऊं उसमें समस्याएं क्या चलती हैं कि फ़ोन तो सबके पास घर में 2-2 3-3 फ़ोन हैं। आजकल क्या है कि घर में 2-3 बच्चे भी हैं, तो सबकी क्लासें ऑनलाइन चल रही हैं बच्चों की। अब वो नेट है ना, सुबह 10 बजे तक ही खत्म हो जाता है सारे फ़ोन का। अब वो क्या है कि उसको पूरा नेट चाहिए होता है, वो 1-2 घंटे का वीडियो होता है और उसको अपलोड करने के लिए नेट बहुत चाहिए होता है। तो आज संडे है, आज वो क्लासें नहीं हैं, तो उसमें आज क्या है कि वो हो जाएगा पूरा अपलोड और फिर जाके वो डल जाएगा। तो उस नेट क्या लिमिटेड ही मिल रहा है ना, तो उसमें हाँ। और ये जो अभी लेक्चर आज ले रहे हैं हम लोग, ये इस टाइप का क्या है, संडे का? हाँ, ये हर संडे के लिए रखा है कि हर संडे हम 1 घंटे के लिए आप लोगों से रूबरू होंगे, मिलेंगे। तो एक हमारे परिवार में ये है कि हम हर संडे एक परिवार की तरह मिलेंगे, और जो भी किसी भाई बहन की कोई समस्या होगी उस समस्या का भी समाधान करेंगे, और एक छोटा नया टॉपिक लेकर मिलेंगे, क्योंकि घंटे की क्लास रखेंगे ये बस, जिसमें हमको क्लास भी करनी है। एक कोई जैसे आज छोटा ही टॉपिक लिया हमने कि आपको पंचगव्य कैसे बनाना है, और अगली बार जैसे चर्म रोग के लिए मैंने किया कि क्योंकि बहुत से इस वीक में मेरे पास बहुत पेशेंट आए हैं चर्म रोग के,
बहुत सारे फ़ोन भी आए हैं कि क्या करना है। और आप ना व्हाट्सएप पे भी हमसे, जो अब अपना ग्रुप है ना, इस पे आप बीमारी के बारे में पूछ सकते हैं कि मुझे ये बीमारी है या उसको ये तकलीफ है तो उसको मुझे क्या देना चाहिए। तो उससे क्या है, हम सब लोगों का ज्ञान बढ़ेगा। बस ये आवश्यक, सही है, बराबर है। हाँ बाकी आवश्यक लोगों को जितने, भी शायद किसी एक का प्रॉब्लम डिस्कस होता है, बाकी लोगों को भी फायदा हो भी सकता सीखने को मिलेगा। है। तो ये ग्रुप यही काम आने वाला है। और उसमें बस मैं समझती हूँ कि ये सब चीजें नहीं आए कि साहब गुड मॉर्निंग और वो और ये सब चीजों से, तो बिल्कुल अपन चिकित्सा बाकी की कोई बात उसमें करें। रिलेटिव मैसेज ही रहेगा, उस रिलेशन में ही बात करनी है तो जी अदरवाइज कुछ बात नहीं होती है। हाँ, बस चिकित्सा की उसमें बात करें, और उसमें भी कम शब्दों में समेटने का प्रयास करें कि कम शब्दों में कितना सिमट सकता है उसमें। और अच्छा रहे कि लैंग्वेज में भी आप हिंदी का उपयोग करें तो बहुत अच्छा रहे, क्योंकि काफी लोग, सारे लोग इंग्लिश वाले नहीं होते हैं देखो ग्रुप में। तो कुछ लोग ठीक है, आप हो मैं हूँ, पढ़ लेते हैं हम लोग, कुछ कर लेते हैं, लेकिन सारे लोग नहीं होंगे इंग्लिश वाले, तो उनको फिर बोरियत हिंदी लगेगी। हिंदी सबके लिए सही रहेगा। हाँ हिंदी, हाँ उसमें ये कमी हम बिल्कुल नहीं निकालेंगे कि मात्रा छोटी थी, बड़ी थी, ये था और वैसा था, ये सब कुछ नहीं चलेगा। आप जैसा टूटी फूटी हिंदी लिख सकते हैं वैसा लिख सकते हैं, समझ आना चाहिए। ठीक साहब जी। ठीक है चलिए, ओके, थैंक यू। हम्म। और कोई? और कोई है, किसी को कुछ पूछना है? मेरे हिसाब से अभी किसी को कुछ पूछना ही है। इसका मतलब आज के उसमें भी सब समझ आया कि पंचगव्य कैसा। तो अगली बार से मैडम, हाँ, अगर अगर हो सकता है तो ये आज का वीडियो भी आज पॉसिबल है, आज बीच में 2-3 मिनट के लिए। हाँ हाँ, वीडियो सारे बन रहे हैं, वीडियो सारे बन रहे हैं, आगे पीछे आ जाएंगे, लेकिन आएंगे सारे वीडियो। हर संडे का भी वीडियो बनेगा और वो भी आपके पास अपलोड होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग आज भी ज्वाइन नहीं हो पाए थे। मेरे हिसाब से 20 लोग तक ही आ पाए हैं, उससे ज़्यादा ज्वाइन नहीं हो पाए थे। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और आप लोग भी उनको सबको शेयर करो। आप हाँ, तो आप भी उसको शेयर करेंगे तो लोगों को लगेगा। अभी किसी ने मेरा नंबर मांगा था, तो आप एक बार नंबर नोट कर लें। किसी का मैसेज था कि आपका नंबर दे दो, 9829 40 22 40, अनीता शर्मा। तो इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिनका ग्रुप में जुड़ा हुआ नहीं है, वो भी स्वानंद भाई को या मुझे पर्सनल पे मैसेज करके लिख सकते हैं कि साहब मेरा उसमें ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो मुझे ग्रुप में जोड़ दिया जाए। और आपको अगर ऐसा लगता है कि इस ग्रुप में और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़नी चाहिए, तो आप लोग इसके लिए प्रयास करो। 1 तारीख वाले में अभी हम 2 दिन में ऐड बन के और डल जाएगा, उसमें आप रजिस्ट्रेशन लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कराओ, तो उन लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। हम वो क्लास तो ज्यों की त्यों लेने वाले हैं ही जितना है, और उसमें भी कुछ नया ऐड करेंगे। आयुर्वेद के भी कुछ हम चाह रहे हैं कि 3 दिन की क्लास उसमें बढ़ा दें, 7 दिन की बजाय 10 दिन कर दें, तो आयुर्वेद को भी हम उसमें जीरो से उठा सकें कि आयुर्वेद है क्या, किस हिसाब से हमें आयुर्वेद पर चर्चा करनी चाहिए, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट किस प्रकार से करना चाहिए, आयुर्वेद की शुरुआत कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, तो वो सब है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जितना पढ़ाया गया, जितना सिखाया गया, आप उस पर धीरे धीरे करके अभ्यास करें। जी, और कोई? हेलो, आज पारुल नहीं आई क्या? हेलो, हाँ हाँ जी जी बताएं। अविनाश बोल रहे हैं मैडम। हाँ भाई। तो मेरी एक सहेली है, उसको पागल हो गए हाइट वाला। मास्क हटाओ एक बार, आप मास्क हटा के बात करो। आवाज साफ नहीं आ रहा है। हाँ अब बोले। हाँ, हाइट वाला काबिल हो गया उसको, तो क्या करना पड़ेगा? क्या हुआ है? आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। बारिश चालू है ना इधर, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, तो पांढरी काबिल जो बोलते हैं ना, पीला वाला काबिल और पांढरा काबिल जो बोलते हैं ना, तो उसको पांढरा काबिल हो गए। स्वानंद भाई आप समझ पा रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं?
महाराष्ट्र से हैं क्या आप? अविनाश, काव्य अविनाश जी आप कहाँ से हैं? हेलो, हाँ जी, पीलिया अच्छा पीलिया बोल रहे हैं ये, अच्छा हाँ हेलो, हाँ आ जी, रहा है आवाज? हाँ अब आ रहा है। हाँ, तो कहना है वो जॉन्डिस। अच्छा जो है, हाँ पीलिया बोल रहे हैं ये, अच्छा। तो जो पीलिया जो है उसमें क्या होता है कि लीवर इफेक्टिव होता है ये, मतलब बारिश के मौसम में अशुद्ध पानी पिया तो, और उस इस तरह से ये पीलिया होता है। और जब ये पूरा ब्लड में इन्फेक्शन इसका पूरा हो जाता है तो धीरे धीरे करके लीवर इफेक्टिव होना शुरू होता है। तो उस स्थिति में आपको एक तो सबसे जो बड़ा इसका है रीजन, वो उसको मिटाना होगा कि आपको रेस्ट करनी होगी। बिल्कुल आप बिल्कुल रेस्ट पर आ जाएं, जिसे कहते हैं ना कि बेड रेस्ट करो। अब आप बिल्कुल बिल्कुल रेस्ट करें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। लीवर की सबसे अच्छी जो दवा है वो रेस्ट है। और दूसरा है कि जो गन्ना है, गन्ने का जो जूस है, गन्ने को पहले बहुत अच्छी तरह से आप साफ कराएं और बहुत अच्छी तरह साफ पानी से धुलवाने के बाद में गन्ने का जूस निकलवाएं। और गन्ने का जूस निकालकर उसमें चूना डालें। जैसे 1 गिलास गन्ने का रस है तो आप उसमें लगभग गेहूं के दाने के बराबर चूना मिलाएं और चूना मिलाकर उसका सेवन करें। और अन्न उस व्यक्ति का छुड़वा दें, उसको बिल्कुल लाइट। हाँ, अन्न अगर दें तो भी उसका पानी दें, वो बहुत अच्छा है। और इस मौसम के में फिर एक सेवैया बनती हैं, आटे की सेवैया। मैदे वाली सेवैयां बिल्कुल नहीं खिलाएं। आटे की जो सेवैयां बनती हैं वो सेवैयां बिल्कुल हल्की होती हैं और लीवर के लिए अच्छी होती हैं, वो सेवैयां दें। पुनर्नवा का पाउडर जो है वो गर्म पानी में बॉईल कर करके वो वाला पानी पिलाएं, तो इसमें काफी फर्क होगा। एलोपैथिक दवाई इसमें नहीं लेनी चाहिए, हाँ इसमें विशेष नहीं है। और साफ सफाई का ध्यान रखें पूरा। नीम के पत्ते जो हैं उनको आप सिर के पास, उसके बिस्तर के पास रख कर रखें तो बहुत जल्दी जॉन्डिस ठीक हो जाता है। पुनर्नवा की जो जड़ है, पुनर्नवा की जो जड़, उसका पाउडर लेना है, उसको पानी में बॉईल करके पिलाया जा सकता है। पुनर्नवा की जड़ की माला बनाकर पहनाने से भी जॉन्डिस ठीक होता है। ये किस डिस्टर्ब बहुत आ रहा है आपका? पुनर्नवा की जो जड़ है उस जड़ का माला बनाकर रोगी के गले में कि पुनर्नवा उखाड़ो, उसकी जड़ लो और जड़ को माला के रूप में 10-5 जड़ लो, माला के रूप में पिरो के उसको बहुत साफ कर दो, उसकी मिट्टी वगैरह पूरी हटा के। और उसकी जो खुशबू है उससे ही जॉन्डिस पे बहुत फर्क पड़ता है। और गन्ने का जो जूस है उसमें चूना मिलाकर उसकी बहुत अच्छी दवा है बिल्कुल। और उसमें केवल सेवैयां अन्न के रूप में थोड़ी बहुत ले सकते हैं, वो भी मात्रा बहुत कम लेनी है आपको, 50 ग्राम से भी कम मात्रा पर दिन में खानी है, और वो भी 2 बार करके वो, और ताजा बनाकर ही। बाकी और कुछ चीजें इसमें नहीं ले, रोटी बिल्कुल भी नहीं खाएं। हाँ, तो उसका 5-7 दिन के लिए बिल्कुल रोटी और जो भी हैवी डाइट्स जो हैं वो सब उसकी बंद कर दें। बिस्किट वगैरह कुछ नहीं दें, चाय वगैरह उसको बिल्कुल नहीं दें। और तो ये पुनर्नवा की जड़ का पाउडर है वो ले सकते हैं, उसको पानी में बॉईल करके दे सकते हैं, उसकी जड़ को वो उबाल के पानी में दे सकते हैं, गन्ने का जूस में चूना मिलाकर उसको दे सकते हैं। और एक चीकू जो है, चीकू भी उसको बिल्कुल अच्छी तरह से छिलका हटा के मैश करके वो दे दिया जा सकता है। लवणीय चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड रखें और तेलीय चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड रखें, तो हो जाता है 7-8 दिन। इसमें समय लगता है, 7-8 दिन का समय लगता है, बाकी ये ठीक हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पानी जो बॉईल करके ही पिए, तुलसी के पत्ते डालकर बॉईल करके पिए, यानी कोई भी संक्रमित जो चीज़ें हैं वो नहीं जानी चाहिए। चीकू को भी बहुत अच्छे से बाजार से आता है तो उसको बहुत अच्छी तरह से धोना है। गन्ने का जूस निकलवाते समय भी बिल्कुल ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि किसी भी रेडी पे गए और वो जूस लेके आगे, नहीं, बहुत साफ सुथरा करवा के अपने सामने अच्छी तरह से धो धुआ के तब जाके उसका जूस निकलवाना है आपको। ऐसे रोगी को गन्ना चूसने के लिए भी दिया जा सकता है, साफ करके गन्ना चूसे तो वो भी, उसमें भी बहुत फायदा रहेगा। तो ये किया जा सकता है, वो ठीक हो जाएगा। और पुनर्नवा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसकी जड़ का पास में रखें, नीम के पत्ते उसके सिर के पास रखें तो ठीक होता है जॉन्डिस जी। और कोई?
पानी की सफाई का इस मौसम में पूरा ध्यान रखना चाहिए कि पानी पूरी तरह से साफ है कि नहीं है, वरना तो बहुत जल्दी फिर ये हो जाता है। इस समय फूड पॉइजनिंग की भी संभावनाएं इस समय बहुत बढ़ जाती हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखें कि फूड पॉइजन ना हो। इसके लिए जब भी आपको ऐसा लगे कि आज कुछ गलत खा लिया है और गलत खाने के बाद में भी आपको ऐसा लग रहा है कि उल्टी जैसा हो रहा है या दस्त जैसा हो रहा है, तो आप समझ लो कि कहीं कुछ भोजन में गलत चला गया है। उस स्थिति में आपको क्या करना है, पानी की मात्रा तो बढ़ा देनी है, और अगर वॉमिट होती है, उल्टी होती है, तो निश्चित रूप से उल्टी कर लेनी चाहिए उस समय। डायरिया होता है तो 1 2 4 डायरिया तक तो कोई मुश्किल नहीं है, उसके बाद में आप ग्लूकोज का जरूर ध्यान रखें, बाकी कुछ नहीं। और जो उल्टी जब हो जाती है और ऐसा लगता है कि यार कुछ गलत खाया, फूड पॉइजनिंग जैसी संभावना है, तो उस स्थिति में आप मीठा और दूध 2-3 दिन के लिए बंद कर दो, क्योंकि जो दूध है वो भी अंदर बैक्टीरिया को बढ़ाएगा और ये जो मीठा है ये भी बैक्टीरिया को बढ़ाएगा। तो उसके बाद में 2 दिन 4 दिन के लिए इन चीज़ों को बंद कर दें। दूध मेड कोई भी दूध जैसी दूध है, पनीर है, या उससे बनी हुई कोई मिठाइयाँ हैं, तो उनको अवॉइड करें। और इस मौसम में बाहर से कोई भी चीज़ ना लेके खाएं तो बहुत अच्छा है। कि बिल्कुल लोग मौसम में पकोड़े सकोड़े कहीं पर भी कुछ भी बन रहे होते हैं और मन चल गया और वो खा लिया, और वो वैसे भी कोरोना। लेकिन पता नहीं हिंदुस्तान में तो, हम तो अभी 1-2 दिन पहले मार्केट गए तो हमने देखा भी था कि हिंदुस्तान में तो कोई डर तो है नहीं किसी चीज़ का। लोग तो अभी भी मतलब गोलगप्पे की रेडियाँ भी चल रही हैं, अभी पकोड़े की दुकानें भी चल रही हैं, समोसे भी बन रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो डर भय लोगों को नहीं है, पर अच्छा है कि घर में ही ये सब चीज़ें बनाकर खाएं और साफ़ सुथरी करके खाएं। टंकियों में भी लाल दवा इस समय डलवा देनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम कुल्ले वगैरह करने के लिए भी टंकियों के पानी को मुंह में ले लेते हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस समय टंकियों में भी लाल दवा डलवा दो। लाल दवा से भी एक और अच्छी आयुर्वेदिक दवा है कि आप छोटे छोटे फिटकरी के टुकड़े कराओ, फिटकरी के टुकड़े टंकियों में डलवा दो, वो बहुत अच्छा है। मटका जब भी सुबह आप पानी का भरते हैं तो उसमें उस समय फिटकरी को एक बार पानी में से घुमा के निकाल दो, 5 पत्ते तुलसी के उसमें डाल के रख दो, तो फिर अपने घर में ये सब संभावनाएं खत्म हो जाएंगी जी। और कोई? स्वानंद भाई और कुछ आपको कहना? हाँ भाई, हाँ देवानंद जी बताएं। पार्किंसन के बारे में थोड़ा बताएंगे? हैं जी? पार्किंसन कम्पबात होता है ना, कम्पबात। आवाज कम आ रही है देवानंद जी, साफ नहीं सुन पा रही हूँ मैं। कम्पबात जो हिलता है ना, आदमी हिलता रहता है, हाथ का कंपबात, अच्छा कंप वाली, हाँ, इसमें नशिका औषधि जो हमारी है, इसमें न्यूरो सिस्टम से ही प्रभावित होता है ये भी, और इसमें नशिका जो औषधि है वो बहुत कारगर है अपनी। तो नशिका औषधि का इसमें उपयोग कराएं आप सबसे पहले तो, और उसको घी खाने के लिए भी दें, जिससे कि उसका जो संतुलन है वो थोड़ा सा बिगड़े। और वात का ये रोग है, इसमें वात प्रभावित है, तो गौमूत्र बहुत अच्छा है, वो भी दे सकते हैं। और अगर इस कंपन के साथ साथ उसको शून्यता भी आती है तो उसको भस्म भी दे सकते हैं ऑक्सीजन पूर्ति के लिए। बाकी नासिका औषधि इसमें अच्छी कारगर होती है, बहुत फर्क पड़ेगा, महीने भर में आप काफ़ी चेंज देख पाएंगे। हमने 2-4 पेशेंट पर काम किया है इसमें, हालांकि ज़्यादा नहीं आए हमारे पास ऐसे पेशेंट, लेकिन फिर भी हमने इस पे काम किया है, तो उनको बहुत फ़र्क पड़ता है कांपने में। जो हाथ जो कांपते, वो जो लोग चाय का कप नहीं पकड़ पाते थे, तो बाद में स्थिति उनकी ये हो गई थी कि हाँ वो आराम से चाय का कप पकड़ पा रहे, कंपन मिटा नहीं था लेकिन चाय का कप आसानी से पकड़कर वो मुंह तक ले जा पाते हैं। ऐसी स्थिति में वो आते हैं। नशिका औषधि रेगुलर आप उनको डलवा दो, बहुत फायदा हो जाएगा इससे। और घी वही पानी में डालकर घी पिलवाओ, और अगर शून्यता आ रही है उनके हाथों में पैरों में उसके साथ साथ, तो भस्म का पानी भी पिलवाओ जी। और स्वानंद भाई आप कुछ बताएंगे? अभी पता नहीं कि कुछ ऐसा है नहीं। शायद तो अगले घंटे में कुछ टॉपिक ले लेंगे। हाँ, और वो जो 1 तारीख वाला जो है वो मैंने तो बताया है कि भाई 1 तारीख से एक नया बैच अपन वापस शुरू कर रहे हैं। तो अब पहले मैं और स्वानंद भाई 2 ही जने थे, अब हम सब मिलकर अब लगभग 40 लोग हो गए हैं। तो 40 लोगों में कम से कम 4 गुना बढ़ोतरी तो होनी चाहिए, संख्यात्मक रूप से हमारा परिवार बढ़ना चाहिए।
तो उसका प्रयास आप लोग सब करें। और जितना फ़ायदा सब आपने देखा ही है कि हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है सबको पहुंचाने का, कि जो हमारे पास गौ माता की कृपा से जो ज्ञान है वो सबको मिले। तो आप भी प्रयास कीजिए कि सब लोग इस चीज़ से एक संगठन के रूप में बहुत जल्दी खड़े हो जाएं और ये एक अच्छा परिवार बन सके, और जिससे कि हम राजीव भाई के काम को नीचे नीचे फैल कर ही राजीव भाई के काम को हम पूरा कर सकें। हम लोग यही चाहते हैं कि हम किसी तरह से नीचे नीचे से फैल कर हम पहुँच जाएँ और हम इस ज्ञान को पहुंचा दे, तो छोटी छोटी बातों के लिए लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े और लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाए। मैं जहाँ तक समझती हूँ कि क्लास अटेंड करने के बाद में लोगों में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हल्दी का पानी पीने से भी ठीक होता है आदमी, हाँ, गाय का घी खाने से भी ठीक होता है आदमी। ये कॉन्फिडेंस अगर उसके अंदर आ जाए, बस यही चाहत है हमारी कि ये सब लोगों में ये कॉन्फिडेंस फैल जाए कि गोली कुछ भी नहीं है एलोपैथिक की, उससे अच्छा ये हल्दी का पानी बहुत अच्छा है, अदरक बहुत अच्छी है। तो इन चीज़ों के बारे में अगर लोगों को हम पहुंचा पाएँ और हम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच बना पाएँ, तो मैं समझती हूँ कि ये इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता। तो सब लोग प्रयास कीजिए। अब और कोई प्रश्न नहीं है तो विदा लेते हैं आपसे। और